तो चलिए उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जिसको टीसीएस के नाम से जाना जाता है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसको नाम दिया गया टीडीएस का। तो अब बात आई यह टीसीएस का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया और यह टीसीएस का कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक हमने देखा कि एक पेयर होता है और एक पेई होता है। पेयर के द्वारा पेई को कुछ पेमेंट की जाती है और गवर्नमेंट ने देखा यह जो पेई है, यह जो रेसिपिएंट है, यह कई बार क्या करता है, टैक्स की चोरी करता है, अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं करता है, उस पर इनकम टैक्स पे नहीं करता है। तो ऐसे में ये जो पेयर है इस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आप क्या डिडक्ट करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो जनरली आप देखेंगे टीडीएस के सभी प्रोविजंस के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है वो पेयर पर डाली गई है, जो पेमेंट करता है, जिससे कि जब पेमेंट की जाए उसी समय पर टैक्स डिडक्ट कर लिया जाए और डिडक्ट करने के बाद जो है पेमेंट की जाए, जिससे गवर्नमेंट को क्या है, कम से कम नुकसान हो सके। अब गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे केसेस में ये जो पेयर है ये भी टैक्स की चोरी करता है, ये जो पेयर है ये भी टैक्स की चोरी करता है। अब इससे कैसे टैक्स वसूला जाए, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया टीसीएस का, और इसमें कहा गया कि हम क्या करेंगे, पेयर और पेई, पेई को हम रेसिपिएंट भी कह सकते हैं, जो रिसीव करता है अमाउंट को। तो ये जो पेयर जब पेई को पेमेंट करेगा, मान लीजिए ₹1 लाख की पेमेंट कर रहा है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पेयर से टैक्स वसूल करना है। यहां पर तो हम किसका टैक्स वसूल कर रहे थे, पेई का, टीडीएस के अंदर। अब पेयर से टैक्स वसूल करना है तो पेई के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, रेसिपिएंट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि आप जब कोई पैसा कलेक्ट करेंगे तो ऐसे में आप जितनी आपकी अमाउंट बनती है वो तो कलेक्ट करेंगे ही, साथ ही उसमें कलेक्ट करेंगे टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। दैट मीन्स मान लीजिए टीसीएस है 1%, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए के साथ 1000 रुपए का क्या कलेक्ट किया जाएगा, टीसीएस। तो पेयर कितनी पेमेंट करेगा, पेयर पेमेंट करेगा ₹1 लाख प्लस 1000, टोटल पेमेंट की जाएगी ₹1,01,000। और इस 1,01,000 में से जो रेसिपिएंट का पैसा है वो पैसा है ₹1 लाख। जो बैलेंस 1000 रुपए है वो गवर्नमेंट को है, तो गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे बाय द पेई। और ये जो टीसीएस कलेक्ट किया गया ये गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया गया, तो पेयर क्या करेगा, जब अपनी आईटीआर फाइल करेगा वो इस टीसीएस का क्रेडिट लेगा। जस्ट अपोजिट है, इन केस ऑफ टीडीएस आप देखते थे पेयर टैक्स डिडक्ट करता है और टीसीएस के अंदर जो पेई है वो टैक्स कलेक्ट करता है। टीडीएस के अंदर जो इनकम होती है उसके अंदर से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, जबकि टीसीएस के अंदर क्या होता है, टीसीएस में जो पेमेंट रिसीव की जानी होती है ओवर एंड अबव दैट पेमेंट जो है टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूं टीडीएस की, अगर 1 लाख रुपए की पेमेंट की जानी है तो यहां पर 10,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट होता है, तो 90,000 रुपए की पेमेंट की जाती है। तो यहां पर क्या होती है, डिडक्शन। लेकिन यहां पर अगर 1 लाख रुपए की कलेक्शन होनी है तो उस पर 1000 रुपए का टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, 1,01,000 रुपए की जो है टोटल कलेक्शन की जाती है। तो यहां पर क्या है, कलेक्शन। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। तो कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थे जहां पर जो पेयर है, जो पेमेंट करने वाला है, वो उन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता था और वो क्या करता था, वो जो भी ट्रांजैक्शंस करता था उनको डिक्लेयर नहीं करता था, और ऐसे में गवर्नमेंट को अच्छी खासी जो है टैक्स की जो है
टैक्स का जो नुकसान होता था। इसके लिए प्रोविजन लाया गया टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, more popularly known as TCS, provisions mandate the seller to collect tax from the buyer। तो अगर मैं बात करूं पेयर की और पेई की, तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये क्या है, एक सेलर है, इन्होंने कोई गुड्स सेल की, तो ऐसे में अब ये क्या है, पेई है, इनको पैसा रिसीव होना है। और ये मान लीजिए मिस्टर वाई है जो बायर है, इन्होंने वो गुड्स परचेज की, तो मिस्टर वाई क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो मिस्टर वाई क्या है, पेयर है। तो मिस्टर वाई जब पेमेंट करेंगे तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे, जो उनका गुड्स प्राइस है वो तो रिसीव करेंगे ही करेंगे, प्लस रिसीव करेंगे टीसीएस। और वो टीसीएस क्या करेंगे, गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे। और गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बायर है, जो पेयर है, उसके फॉर्म 26AS में अपडेट करेगी कि मिस्टर एक्स जो सेलर है, उन्होंने आपको ये गुड्स सेल की हैं और उन पर इतना टीसीएस कलेक्ट किया गया है। तो अब आप कहेंगे कि सर इससे कैसे टैक्स की चोरी रुकेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता हूं, या फिर रिटर्न फाइल करता हूं, मान लीजिए मैं रिटर्न फाइल करता हूं अपनी 3,50,000 रुपए की इनकम के साथ, और मैं क्या करता हूं, साल भर के अंदर एक 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता हूं। अब कोई पूछने वाला है कि मेरी इनकम साल में 3,50,000 रुपए है और मैंने गाड़ी खरीदी है 20 लाख रुपए की, तो वो 20 लाख रुपए कहां से आए। तो ऐसे में क्या किया सरकार ने, क्या किया कि जो भी व्यक्ति गाड़ी बेचेगा, तो आप देखेंगे जनरली जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा, तो जो व्यक्ति गाड़ी बेचेगा वो आपसे गाड़ी का प्राइस तो लेगा ही लेगा, उसके साथ ही टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। और टीसीएस कलेक्ट करके कहां डिपॉजिट करेगा, गवर्नमेंट अकाउंट में। अब गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करेगा तो एक रिटर्न भी साथ में फाइल करेगा, जो है फॉर्म 26EC। तो जब हमने टीडीएस का सेशन स्टार्ट किया था, तो वहां पर हमने देखा था कि एक रिटर्न फाइल करनी होती है 27EQ इन केस ऑफ टीसीएस। तो ध्यान रखें कि जब टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, तो जो व्यक्ति टीसीएस कलेक्ट करता है वो व्यक्ति क्या करेगा, जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो फॉर्म 27EQ फाइल करेगा और वहां पे बताएगा कि उसने गाड़ी बेची है मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई ने गाड़ी खरीदी है और उस पर इतना टीसीएस कलेक्ट किया गया है। अब गवर्नमेंट क्या देखेगी, गवर्नमेंट यह देखेगी कि जो व्यक्ति मिस्टर वाई है, जो बायर है, उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कितनी इनकम डिक्लेयर की है। अगर गवर्नमेंट को लगता है, सरकार को लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि जो इनकम है मिस्टर वाई की और जो उसने गाड़ी खरीदी है दोनों जस्टिफाइबल है, लगता है कि इतनी की गाड़ी खरीदी जा सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मिस्टर वाई की इनकम है 2 लाख रुपए साल भर में और इसने गाड़ी परचेज की 20 लाख रुपए की, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा कि आपकी इनकम 2 लाख रुपए है, आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी कहां से खरीदी। तो ये बेसिकली फंडा रखा गया टीसीएस के लिए। तो यहां पर सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, और जबकि आप जो है टीडीएस के अंदर देखेंगे तो जो पेमेंट करने वाला है, जो पेयर है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टैक्स फ्रॉम बायर एंड डिपॉजिट द सेम टू द गवर्नमेंट। तो सेलर क्या करेगा, बायर से टैक्स कलेक्ट करेगा। The provision of tax collection at source is contained under section 206C of the Income Tax Act and the same are explained here. Provision of section 206C of the Income Tax Act requires the specified seller। तो ऐसा नहीं है कि हर एक सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है, कुछ सेलर हैं जिनको स्पेसिफाई किया गया। तो अगर कोई स्पेसिफाइड सेलर है, वो क्या करेगा, कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड बायर। बायर को भी स्पेसिफाई किया गया,
अगर बायर स्पेसिफाइड बायर है तो ही उससे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स, गुड्स भी स्पेसिफाई की गई कि किन किन गुड्स के केस में टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा एट स्पेसिफाइड रेट्स, और टीसीएस किस रेट पर कलेक्ट किया जाएगा वो भी बताया गया है। हमने देखा था टीडीएस के लिए अलग अलग रेट थी, 1%, 2%, 5%, 10%, 30%। इसी तरह टीसीएस के केस में भी अलग अलग जो है टीसीएस रेट्स बताई गई हैं। द सेलर इज लायबल टू कलेक्ट द टैक्स एट अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो जैसे हमने देखा था मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो है टीडीएस के, वहां पर लिखा गया कि जब भी लेजर अकाउंट में क्रेडिट की जाती है और या फिर कोई पेमेंट की जाती है तो इन दैट सिचुएशन जो भी दोनों में से पहले होगा उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। इसी तरह टीसीएस के रिगार्डिंग भी बताया गया एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ द बायर, जिस टाइम आप बायर के अकाउंट को डेबिट करेंगे, और एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ द अमाउंट, और जिस टाइम बायर से आप रिसीव करेंगे अमाउंट, इन दोनों में से जो भी पहले होगी विच एवर इज अर्लियर, उस पर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, द सेलर इज लायबल टू कलेक्ट द टैक्स एट द अर्लियर ऑफ एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ द बायर और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स। इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस समय जो है टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने गुड्स सेल की मिस्टर वाई को, तो जनरली क्या होता है, एक सेल की एंट्री पास की जाती है, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री क्या होगी, मिस्टर वाई जो है वो डेटर होंगे मिस्टर एक्स के लिए, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट मान लीजिए 1 लाख रुपए, टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए, 1 लाख रुपए। लेकिन अब हमने देखा कि 1000 रुपए का टीसीएस भी कलेक्ट करना है एट द रेट ऑफ 1%। तो ऐसे में क्या करेंगे, यहां पर टू टीसीएस लायबिलिटी 1000 रुपए, और यह 1000 रुपए किससे रिसीव करने होंगे, मिस्टर वाई से। तो मिस्टर वाई का अकाउंट डेबिट किया जाएगा बाय द अमाउंट 1,01,000 रुपए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो टीसीएस कलेक्ट किया जाता है वो जो है बायर से कलेक्ट किया जाता है, और जितनी अमाउंट उससे रिसीव होनी है उसके ऊपर जो है कलेक्ट किया जाता है। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के लिए मैंने आपको बताया स्पेसिफाइड सेलर होना चाहिए, स्पेसिफाइड बायर होना चाहिए, और स्पेसिफाइड गुड्स होनी चाहिए, और उस पर स्पेसिफाइड रेट्स ऑफ टीसीएस होना चाहिए। तो यहां पर बताया गया स्पेसिफाइड गुड्स कौन कौन सी है। तो दैट मींस अगर इन गुड्स की सेल होती है तो ही सेलर जो है टीसीएस कलेक्ट करेगा, इनके अलावा और किसी गुड्स की सेल होती है तो टीसीएस की बात नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स है, गुड्स की सेल की जा रही है और वो गुड्स है अल्कोहलिक लिकर मेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहलिक लिकर सेल की जा रही है तो उस पर टीसीएस कलेक्ट होगा 1%। स्क्रैप सेल, अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो स्क्रैप मटेरियल है और उसकी सेल की जा रही है तो ऐसे में टीसीएस कलेक्ट होगा 1%। मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर, तो ये अगर कोई मिनरल्स जो है सेल किए जा रहे हैं तो टैक्स कलेक्ट होगा 1%। तेंदू लीव्स अगर सेल किए जाते हैं तो टीसीएस कलेक्ट होगा 5%। टिम्बर गोट अंडर फॉरेस्ट लीज, तो वो टिम्बर जो है फॉरेस्ट लीज के अंडर जो है ऑब्टेन की गई है वो अगर सेल की जाती है तो 2.5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा बाय द सेलर। टिम्बर गोट अंडर एनी अदर मोड, जो कि फॉरेस्ट लीज के अलावा जो टिम्बर आ जाती है उस पर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा 2.5% बाय द सेलर। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके अलावा और कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस है एक्सेप्ट टिम्बर और टेंडू लीव्स, उस पर भी टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा 2.5%। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट है, लीज है या लाइसेंस है, किस चीज के लिए, पार्किंग लॉट के लिए। तो अगर आपने कोई पार्किंग लॉट, पार्किंग स्पेस जो है लीज पर दिया है और उसके लिए आप कोई अमाउंट रिसीव करते हैं तो ऐसे में जो रेसिपिएंट है वो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 2%। टोल प्लाजा, अगर आपने टोल प्लाजा को रेंट पर दिया है, लीज पर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट पर दिया है तो ऐसे में आप जो है जो रेसिपिएंट है 2% का टीसीएस अलग से कलेक्ट करेगा। क्वेरिंग एंड माइनिंग अगर जो है लीज पर दी गई है तो 2% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। सेल ऑफ मोटर व्हीकल, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर
जो है व्हीकल की सेल की जाती है तो जो सेलर है वो 1% का टीसीएस कलेक्ट करेगा अगर जो व्हीकल की वैल्यू है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर 10 लाख रुपए से कम है व्हीकल की वैल्यू तो टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो जो सेलर है जो सेल करेगा वो जो है 1% का टीसीएस कलेक्ट करेगा। उसके बाद बताया गया कि नो टीसीएस वुड बी कलेक्टेड इफ द बायर परचेज फॉर गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन। तो अगर मान लीजिए मैं सेलर हूं और मुझसे कोई खरीदता है और वो जो खरीदता है उसको यूज करता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या किसी प्रोसेसिंग के अंदर, तो ऐसे में मैं उससे टीसीएस कलेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा एज ए सेलर कि वो जो व्यक्ति है वो मैन्युफैक्चरर है या वो प्रोसेसिंग में यूज करने वाला है? तो इसके लिए वो मुझे क्या देगा, एक डिक्लेरेशन देगा और उस डिक्लेरेशन के बेस पर ही मैं क्या करूंगा, टीसीएस कलेक्ट नहीं करूंगा। टीसीएस वुड नॉट बी कलेक्टेड इफ द बायर परचेजेस द स्पेसिफाइड गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन। तो अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स परचेज की जा रही है तो जो सेलर है वो जो है टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अगर आप किसी अल्कोहलिक शॉप पर जाते हैं और मान लीजिए एक अल्कोहल की जो है बोतल लेते हैं तो उस पर आपसे टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करने वाले हैं। तो अगर आप मान लीजिए फर्दर सेल करने के लिए अगर परचेज कर रहे हैं तो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। TCS is to be collected only in case the goods are used for trading purpose। तो अभी हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर गुड्स परचेज की जा रही है तो ऐसे में क्या करेगा, जो बायर है वो एक डिक्लेरेशन देगा और उसके बेस पर जो है सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर गुड्स परचेज की जा रही है फर्दर ट्रेडिंग के लिए, जो बायर है वो फर्दर उनको सेल करने वाला है, तो ऐसे में टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। स्पेसिफाइड सेलर कौन कौन है? ऐसा नहीं है कि जो इन गुड्स की सेल करेगा वो टीसीएस कलेक्ट करेगा ही करेगा। हमें अगेन क्या चेक करना है, सेलर क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड सेलर होना चाहिए। तो स्पेसिफाइड सेलर के रिगार्डिंग बताया गया कि मीनिंग ऑफ टर्म सेलर एज पर द सेम द फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सेलर हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। अगर सेलर इनके अंडर आता है तो ही वो जो है टीसीएस कलेक्ट करेगा, अदरवाइज टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर बताया गया कोई भी लोकल अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंडिविजुअल और एचयूएफ हुज टोटल सेल और टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स द मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AB। तो दैट मींस अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं और उनकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, preceding the financial year in which the specified goods are sold। जिस साल में गुड्स सेल की जा रही है उससे पिछले साल में हमें चेक करना होगा। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो यहां पर जो है टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा एट द स्पेसिफाइड रेट्स बाय दैट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफाइड सेलर होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं और मेरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है टर्नओवर जो है 1 करोड़ रुपए से कम थी और प्रोफेशनल के केस में 50 लाख रुपए से कम थी, और इस साल में अगर मैं स्क्रैप की सेल करता हूं तो मुझे टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। ध्यान रखें सेलर कौन सा होना चाहिए, स्पेसिफाइड सेलर। और स्पेसिफाइड सेलर के केस में बताया गया अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए इन केस ऑफ प्रोफेशनल, तो ही टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है, अदरवाइज टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। तो स्पेसिफाइड सेलर, स्पेसिफाइड गुड्स एट द रेट ऑफ स्पेसिफाइड टीसीएस रेट्स। अब हमने देखा कि सेलर ने टीसीएस कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसे क्या करना होगा, अब पे करना होगा। और पे करने के लिए हमें देखा था जो डिपॉजिट डेट बताई गई वो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बताई गई। तो अप्रैल के लिए जो है 7 मई, मई के लिए 7 जून, जून के लिए 7 जुलाई, जुलाई के लिए 7 अगस्त। The seller who is liable to collect tax is required to deposit the same to the government on a monthly basis under चालान 281। तो जब हम देखेंगे चालान 281 के जरिए टीडीएस की पेमेंट की जाती है तो हम देखेंगे चालान 281 के जरिए ही टीसीएस की पेमेंट की जाती है।
विद इन द फॉलोइंग ड्यू डेट्स। तो यहां पर आप देखेंगे अगस्त के लिए 7 सितंबर, सितंबर के लिए 7 अक्टूबर, अक्टूबर के लिए 7 नवंबर, नवंबर के लिए 7 दिसंबर, दिसंबर के लिए 7 जनवरी, जनवरी के लिए 7 फरवरी, और फरवरी के लिए 7 मार्च, और मार्च के लिए 7 अप्रैल जो है टीसीएस पे करने की डेट बताई गई। It should be noted that the TCS collected by the government office needs to be deposited on the same day of the collection. तो आपको ध्यान देना है, टीडीएस के अंदर मार्च महीने के लिए ग्रेस पीरियड दिया गया, लेकिन टीसीएस के केस में कोई ग्रेस पीरियड नहीं दिया गया। तो आपको जो टीसीएस जो कलेक्ट किया सेलर ने, तो उसको कब तक पे करना है? 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और उसके साथ ही वो क्या करेगा? टीसीएस रिटर्न फाइल करेगा फॉर्म 27EQ के जरिए। और हमने देखा था कि 24Q, 26Q, 27Q के लिए जो डेट्स बताई गई थी, वो बताई गई थी 30th और 31st ऑफ द नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। और मार्च वाले क्वार्टर के लिए बताया गया था 31 मई। लेकिन यहां पर जो टीसीएस के लिए है ड्यू डेट्स, वो थोड़ी सी चेंज है, डिफरेंट है। फर्स्ट क्वार्टर के लिए अप्रैल से जून के लिए बताया गया 15 जुलाई, दैट मींस 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। जुलाई टू सितंबर के लिए बताया गया 15 अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर के लिए बताया गया 15 जनवरी, और जनवरी टू मार्च के लिए बताया गया 15 मई। तो इन डेट्स का आपको ध्यान रखना है, और ये जो डेट्स हैं इनके अकॉर्डिंग आपको टीसीएस की जो है रिटर्न फाइल करनी है। अब टीडीएस के हमने केस में देखा था कि जो डिडक्टर होता है वो क्या इशू करता है? फॉर्म 16 या फॉर्म 16A। लेकिन टीसीएस के केस में कलेक्टर जो है वो इशू करेगा सर्टिफिकेट इन फॉर्म 27D within the 15 days of the due date of filing the TCS return। जो ड्यू डेट्स है उसके 15 डेज के अंदर जो है फॉर्म 27D जो है वो इशू करना होगा बाय दी जो है कलेक्टर बाय द सेलर टू दी बायर। द ड्यू डेट फॉर इशुएंस ऑफ टीसीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 27D इज समराइज्ड हियर अंडर। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो टीसीएस सर्टिफिकेट जो है फॉर्म 27D के लिए डेट बताई गई थी जुलाई, जुलाई टू सितंबर के लिए बताई गई 30 अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर के लिए बताई गई 30 जनवरी, और जनवरी टू मार्च के लिए बताई गई 30 मई। तो जो आपकी ड्यू डेट्स है उसके विद इन 15 डेज आपको जो है टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है। उसके बाद हमारे सामने कुछ एफएक्यूज हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो जनरली पूछे जाते हैं टीसीएस की रिगार्डिंग व्हाट इज सेक्शन 206C। तो 206C में बताया गया कि जो स्पेसिफाइड सेलर है उसको टैक्स कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द बायर ऑन द सेल ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक गुड्स। तो टीसीएस के केस में आपको ध्यान रखना है सेलर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और टीडीएस के केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो पेमेंट करने वाले व्यक्ति पर आती है, पेयर पर आती है। और टीसीएस कौन डिडक्ट करेगा? तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा गलत क्वेश्चन है। टीसीएस जो है डिडक्ट नहीं किया जाता, टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। टीसीएस जो है कलेक्ट किया जाता है बाय द सेलर फ्रॉम द बायर। TCS is not deducted. In fact, it is collected by the seller from the buyer at the time of sale of certain specified goods. What is the difference between tax deducted at source and tax collected at source? Tax TDS is the tax deductible before making payment to the deductee. TDS कब डिडक्ट किया जाता है? Before making the payment to the deductee. तो जो है पेयर के द्वारा जो है TDS डिडक्ट किया जाता है, while the TCS is the amount of tax collected by the seller from the buyer। जबकि TCS जो है वो पेयर से कलेक्ट किया जाता है, बायर से कलेक्ट किया जाता है at the time of sale of the specified goods। TDS is applicable on specified expenses when the amount paid exceeds the specified limit, whereas TCS is applicable on sale of certain specified goods। तो टीडीएस की जो बात आती है वो देखेंगे आप जनरली जो है एक्सपेंसेस के केस में बात आती है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल कमीशन एक्सपेंस है, तो फॉर एग्जांपल जो है प्रोफेशनल फीस एक्सपेंस है। तो टीडीएस की बात जो है एक्सपेंस पर की जाती है, जबकि टीसीएस की बात सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स पर की जाती है। Is tax collected at source refundable? The answer is yes। सेम जैसे टीडीएस का क्रेडिट लिया जाता है उसी तरह टीसीएस का क्रेडिट लिया जाता है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो टीसीएस कलेक्ट किया गया उससे कम है तो आपको रिफंड मिलेगा, और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो टीसीएस कलेक्ट किया गया उससे ज्यादा है तो आपको बैलेंस अमाउंट पे करनी होगी। Yes, the tax collected at source by the seller paid by the buyer is in the form of tax which can be adjusted by the buyer against his income tax liability
However, if the buyer doesn't have the taxable income, then the TCS can be claimed as a refund. तो बायर की अगर मान लीजिए टैक्सेबल इनकम नहीं है, उसका इनकम टैक्स नहीं बनता है, या जितना टैक्स कलेक्ट किया गया उससे कम बनता है, तो जो है डिफरेंस अमाउंट का जो है रिफंड जो है गवर्नमेंट के द्वारा बायर को दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर भी जो है कुछ अमेंडमेंट की गई टीसीएस के लिए, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के लिए। वो अमेंडमेंट क्या है, तो एक होता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसको हम बोलते हैं LERMS। जनरली क्या होता है, आप जब जो है आउट ऑफ इंडिया कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक लिमिट लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ इंडिया जितनी मर्जी पेमेंट चाहे कर सकते हैं, उसके लिए एक लिमिट लगाई गई और उस लिमिट के रिगार्डिंग बताया गया कि आप 7 लाख रुपए तक की पेमेंट जो है आप कर सकते हैं आउट ऑफ इंडिया। 7 लाख रुपए तक की पेमेंट, फॉर एग्जांपल आपका कोई बच्चा जो है बाहर अब्रोड जो है स्टडी करने के लिए जाता है, तो ऐसे में अगर आप मान लीजिए उसकी एजुकेशनल फीस पे करनी है, तो इन दैट सिचुएशन जो है आप एजुकेशनल फीस की पेमेंट कर सकते हैं, और वो फीस की पेमेंट आती है अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 के जरिए इस स्कीम के तहत भी जो है कुछ टीसीएस के प्रोविजन ला दिए गए, जिसमें कहा गया कि 5%, 1% if remittance is out of a loan obtained from any financial institution as defined in section 80E for the purpose of pursuing any education loan for the purpose of any education outside India। तो अगर आप एजुकेशन आउटसाइड इंडिया के लिए, बाहर जो अब्रोड से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई एजुकेशन लोन लेते हैं और उस एजुकेशन लोन से आउटसाइड इंडिया किसी इंस्टीट्यूट को पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में 1% का टीसीएस जो है आपसे कलेक्ट किया जाएगा। जो भी रेमिटेंस एजेंसी होगी जिसके जरिए आप पेमेंट करेंगे आउटसाइड इंडिया, वो आपसे 1% का टीसीएस कलेक्ट करेंगे। और मान लीजिए आप यह जो पेमेंट कर रहे हैं यह आप अपने पैसों से कर रहे हैं, इसके लिए आपने कोई एजुकेशनल लोन नहीं लिया है, तो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा 5%। तो ध्यान रखें, पहले लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जो छूट आपको दी जाती थी, आप जो पेमेंट करते थे, अब उसके अंदर कुछ बदलाव कर दिया गया बाय द फाइनेंस एक्ट 2020। तो अब आउटसाइड इंडिया अब्रोड अगर आप जो है कोई पेमेंट करते हैं फॉर द एजुकेशन, और ऐसे में अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो 1% का टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाएगा, और अगर आपने लोन नहीं लिया है, आप अपनी अमाउंट से पे कर रहे हैं, तो 5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। Where the person makes the payment to authorized dealer for remittance of India under LRS scheme of RBI, as per prevailing regulations, resident individual may remit up to $250,000 per financial year। 2,50,000 रुपए तक डॉलर जो है साल भर के अंदर वो आप आउट ऑफ इंडिया जो है रेमिट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। अंडर द स्कीम मनी कैन बी यूज्ड टू पे एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ट्रैवलिंग, प्राइवेट और फॉर बिजनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडिंग, गिफ्ट्स, डोनेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स एटसेट्रा। तो इन पर्पस के लिए आप जो है 2,50,000 रुपए, $50,000 तक की पेमेंट जो है आउट ऑफ इंडिया कर सकते हैं ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल के दौरान। The remitted amount can also be invested in shares, debenture instruments and be used to buy immovable properties in overseas market। आप आउट ऑफ इंडिया कोई शेयर्स परचेज करने के लिए, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, कोई कार जो है व्हीकल परचेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑथराइज्ड डीलर का मतलब यहां पर है पर्सन ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो जो है फेमा के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कुछ ऑथराइज्ड डीलर होते हैं जो आरबीआई के द्वारा ऑथराइज किए जाते हैं, उन्हीं ऑथराइज्ड डीलर के जरिए आप आउट ऑफ इंडिया पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में यहां पर बताया गया कि उसके अंदर अगर आप एजुकेशन लोन के लिए जो पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन बेसिकली ये था, बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों के लिए अब्रोड आउटसाइड इंडिया जो है स्टडी करने के लिए भेजते थे, और ऐसे में क्या होता था, ऐसे में वो एक अच्छी खासी अमाउंट जो है आउट ऑफ इंडिया पे करते थे, लेकिन जब उनकी इनकम टैक्स रिटर्न देखी गई तो देखा गया कि उनकी इतनी इनकम है ही नहीं। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स रिटर्न्स के अकॉर्डिंग जितनी वो लोग खर्च कर रहे हैं फॉर स्टडिंग आउटसाइड इंडिया, वो अपनी स्टडी के लिए, अपने बच्चों की स्टडी के लिए जो बाहर खर्च कर रहे हैं, वो उनकी इनकम को जस्टिफाई नहीं करता। तो ऐसे में यहां पर टीसीएस के प्रोविजन लाए गए। इसी तरह कहा गया कि अगर आप फॉरेन ट्रिप करते हैं, कोई पैकेज टूर लेते हैं,
आप जो है किसी भी एजेंसी को हायर करते हैं और एक टूर जो है, एक पैकेज जो है बनवाते हैं, जिसके अंदर होटल्स की बुकिंग है, आपका जो है जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, वो सब जो है एक पैकेज के अंदर आपका आ जाता है। तो उस पर कहा गया कि 5% का जो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा और इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं रखी गई। वहां पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई थी 7 लाख रुपए की इन केस ऑफ एजुकेशनल पेमेंट। तो यहाँ पर 7 लाख रुपए तक कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। 7 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट है, अगर लोन के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो 1%, विदाउट लोन है तो 5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट बाहर की जा रही है ड्यूरिंग ए ईयर, साल भर के दौरान। जबकि जो टूर के रिगार्डिंग बताया गया, फॉरेन टूर के रिगार्डिंग कोई भी लिमिट नहीं दी गई। जो भी आप अमाउंट पे करेंगे उस पर एक्स्ट्रा 5% का टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई फॉरेन ट्रिप करता हूं, उसके लिए मैं 2 लाख रुपए खर्च करता हूं, तो उस पर 5% का एक्स्ट्रा टीसीएस 10,000 रुपए मुझसे कलेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। तो कलेक्टर कौन होगा? जो टूर पैकेज को सेल करेगा। जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को, जिस भी टूर पैकेज ऑपरेटर को मैं हायर करूंगा और जिसको मैं पेमेंट करूंगा, वो मुझसे 5% का टीसीएस कलेक्ट करेगा और वो व्यक्ति उस 5% को गवर्नमेंट को जमा कराएगा। जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, उसमें उस टीसीएस का क्रेडिट लूंगा। Overseas tour program package means any tour package which offer visit to a country or countries or territories outside India, includes expenses for travel, hotel stay, boarding or lodging or any other expenditure of similar nature. तो बेसिकली टूर पैकेज के अंदर आप देखते हैं बहुत सारे खर्चे आपके आ जाते हैं। होटल स्टे करने का खर्चा, आपकी फ्लाइट्स का खर्चा, आपके जो है एक्सपेंसेस, जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा। तो वो यहां पर कहा गया कि वो जो आप टूर पैकेज लेंगे उस पर टीसीएस कलेक्ट करना होगा बाय द सेलर। तो सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा एक और नया सेक्शन लाया गया 206C सब सेक्शन 1H टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, जिसके अंदर कहा गया कि कोई भी सेलर जो 50 लाख रुपए से ज्यादा की गुड्स सेल करता है टू ए पर्टिकुलर पर्सन, एक व्यक्ति को साल भर में 50 लाख रुपए से ज्यादा की सेल की जाती है, तो उस व्यक्ति से जो सेलर है वो क्या करेगा? सेलर जो है 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो अगर मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति से 60 लाख रुपए का माल खरीदता हूं एक साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर, मैं किसी एक व्यक्ति से जो है, मान लीजिए मिस्टर एक्स से 60 लाख रुपए का माल खरीदता हूं, तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे? उस 60 लाख रुपए के माल पर मुझसे 0.1% जो है टीसीएस कलेक्ट करेंगे। यहां पर 6,000 रुपए का टीसीएस जो है वो मुझसे कलेक्ट किया जाएगा बाय मिस्टर एक्स और उसको डिपॉजिट करेंगे टू द गवर्नमेंट। और जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, उस टीसीएस का क्रेडिट क्लेम करूंगा। द बायर हैज टू प्रोवाइड पेन और आधार टू द सेलर, फेलिंग टू डू सो द टीसीएस रेट वुड बी 1% इंस्टेड ऑफ 0.1%। तो मुझे साथ में क्या देना होगा? अपना पेन नंबर देना होगा, अपना आधार नंबर देना होगा। अगर मैं अपना पेन नंबर या आधार नंबर नहीं देता हूं तो 0.1% की जगह 1% का टीसीएस मुझसे कलेक्ट किया जाएगा। द सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया। तो अगर आप कोई इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे में यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये थे टीसीएस के प्रोविजन। टीसीएस के प्रोविजन के रिगार्डिंग ध्यान रखें, जो सेलर होता है वो टीसीएस कलेक्ट करता है, वो टीसीएस की पेमेंट करता है, वो टीसीएस की रिटर्न फाइल करता है। जबकि जो बायर होता है वो क्या करेगा? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न वो टीसीएस का क्रेडिट जो है क्लेम कर लेगा और अपने फॉर्म 26A में चेक करेगा कि सेलर के द्वारा सही टीसीएस जो है डिपॉजिट कराया गया है या नहीं कराया गया है। और साथ ही सेलर से जो है फॉर्म 27D के अंदर एक सर्टिफिकेट लेगा कि उससे टीसीएस कलेक्ट किया गया है। तो ये थे लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग टीसीएस। इसके अलावा कुछ एक दो बातें और रह जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए टीडीएस के अंदर हमने देखा था कि अलग अलग रेट ऑफ टीडीएस बताए गए। फॉर एग्जांपल, कमीशन के केस में 5%, रेंट के केस में 10%, कॉन्ट्रैक्टर के केस में 1% और 2%, कैजुअल इनकम के केस में 30%। तो ऐसे में ये जो रेट्स बताए गए, इसमें एक बात कही गई, जब भी डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट करेगा तो वो क्या है? वो डिडक्टी से क्या लेगा? पेन नंबर लेगा। क्योंकि हम देखेंगे जब हम टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं, विदाउट पेन नंबर आप टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जिसका भी टीडीएस डिडक्ट होगा उससे क्या लिया जाएगा? उसका पेन नंबर। अगर वो पेन नंबर नहीं देता है तो एक बात का ध्यान रखें, 20% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अगर पेन नंबर दे देता है
तो जो जो रेट्स बताई गई उसी के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर पैन नंबर नहीं देता है तो 20% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें बताया भी गया है, सेक्शन 206AA के अंदर यह बात कही गई कि जो भी व्यक्ति है जिसका टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो क्या फर्निश करेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश करेगा। और अगर परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश नहीं करता है तो ऐसे में एट द रेट ऑफ 20% जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिसका भी टीडीएस डिडक्ट किया जाना है उससे आप क्या लेंगे, उससे आप लेंगे उसका परमानेंट अकाउंट नंबर। और अगर वो परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देता है तो आप टीडीएस कितना डिडक्ट करेंगे, 20%। फॉर एग्जांपल कमीशन पर बताया गया 5%, लेकिन अगर पैन नंबर नहीं देता है डिडक्टी तो ऐसे में आप 20% का टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही उसकी पेमेंट करेंगे। उसके अलावा सेम चीज जो है 206AA बताई गई, 206CC बताई गई इन केस ऑफ टीसीएस। तो टीसीएस के केस में भी क्या है, जिससे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा उससे क्या किया जाएगा, उससे परमानेंट अकाउंट नंबर लिया जाएगा। और अगर वो परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देता है तो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 5%। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि हमने जो लास्ट सेक्शन किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 50 लाख रुपए से ज्यादा की सेल की जाती है तो वहां पर अगर परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश नहीं किया जाता तो वहां पर 1% का टीसीएस कलेक्ट होगा। अदरवाइज जो है अगर परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया जाता है बाय द बायर तो ऐसे में 5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो ये कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस है जो आप रीड कर सकते हैं, आपके नोट्स में आपको दिए गए हैं। उसके अलावा एक आता है सेक्शन 197। कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग जिनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स की, चैरिटेबल ट्रस्ट्स की, हॉस्पिटल्स की जो सेक्शन 10 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनके केस में क्या होता है, उनकी जो इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है, उनको टैक्स पे करना नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा उनका टीडीएस डिडक्ट किया जाना हो। मान लीजिए ट्रस्ट के पास जो है कोई ऑडिटोरियम था, कोई स्पेस था जिसको उसने रेंट पर दिया। अब जो रेंट की पेमेंट करने वाला है वो क्या करता है, उस चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है टीडीएस डिडक्ट करना चाहता है। तो अब ऐसे में क्या होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट क्या करेगी, चैरिटेबल ट्रस्ट की जो इनकम है वो एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स ही नहीं है। तो ऐसे में चैरिटेबल ट्रस्ट चाहती है, तो ऐसे में क्या होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में जो है इनकम जो है एग्जम्प्ट होती है, उसको टैक्स पे नहीं करना होता है। तो इन दैट सिचुएशन चैरिटेबल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग उसका जो टीडीएस काटा जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न उसकी सभी इनकम एग्जम्प्ट है और 1 साल के बाद जाकर उसको रिफंड मिलेगा। तो वो क्या करती है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, असेसिंग ऑफिसर को एक रिक्वेस्ट करती है कि उसके केस में जो है टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। तो इसके लिए क्या करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आप भी, आपकी जो इनकम है वो एग्जम्प्ट है और आपको लगता है कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा तो ऐसे में आपके ऊपर हार्डशिप होगी, तो ऐसे में आप जो है सेक्शन 197 के तहत टीसीएस वो टीडीएस एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के लिए जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया कि वेयर इन द केस ऑफ एनी इनकम ऑफ एनी पर्सन और सम पेबल टू एनी पर्सन, income tax is required to be deducted at the time of credit or as the case may be at the time of payment, whichever is earlier, under section 192, 193, 194, 194A, 194C, 194D, 194G, 194H, 194I, 194J, 194K, 194LA, 194LBB, 194LBC, 194M और 194O एंड 195। और अगर असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि टोटल इनकम जो है रेसिपिएंट की जो है वो टैक्स फ्री है, एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होना चाहिए, तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसको एक सर्टिफिकेट देगा और वो सर्टिफिकेट जो है पेयर को दिया जाएगा, जो पेमेंट करने वाला है, कि उसका टीडीएस डिडक्ट ना करे। तो इन दैट सिचुएशन जो पेमेंट करने वाला है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। जब हम टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो क्या ऐसे में जो रेसिपिएंट है उसके पास कोई सेक्शन 197 के तहत सर्टिफिकेट नंबर है या नहीं। अगर
किसी का टीडीएस आपने इसलिए डिडक्ट नहीं किया है क्योंकि उसने 197 के जरिए जो है टीसीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ले लिया है, तो ऐसे में उस पर एक सर्टिफिकेट नंबर होता है और वो सर्टिफिकेट नंबर आपको जो है टीडीएस रिटर्न के अंदर मेंशन करना होता है अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है ड्यू टू सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197। तो आप बहुत बार देखेंगे कि जब आप टीडीएस डिडक्ट करने जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उनके केस में टीडीएस की लायबिलिटी नहीं होती है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं अंडर सेक्शन 197। तो आप क्या करेंगे, उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, हालांकि टीडीएस रिटर्न फाइल करते हुए उनका सर्टिफिकेट नंबर आपको मेंशन करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 197 उनके केस में एप्लीकेबल होगा जिनके केस में जो है इनकम जो है एग्जम्प्ट है और वो चाहते हैं कि उनका टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। उसके अलावा सेक्शन 195 के तहत बात आती है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। तो हमने देखा था कि सेक्शन 192 के अंदर जब सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो भले ही वो रेजिडेंट को किया जाए, भले ही वो नॉन रेजिडेंट को सैलरी की पेमेंट की जाए, टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 192। लेकिन उसके बाद हमने जितने भी सेक्शन देखे, सेक्शन 193 से लेकर सेक्शन 194A, 194C, 194D, 194G, 194H, मोस्ट ऑफ दी सेक्शंस के अंदर पेमेंट्स जो है रेजिडेंट जो है पर्सन को की गई। तो अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की जाती है तो वो सेक्शन 195 के तहत उसका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और जब सेक्शन 195 के तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो ऐसे में फॉर्म 27Q फाइल किया जाता है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये सभी लीगल प्रोविजन थे रिगार्डिंग टीडीएस एंड टीसीएस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप हमसे जो है शेयर कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस, बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट।